स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर। जहां शासन जमीन खरीदी बिक्री के लिए सुगम ऐप प्लानिंग की तैयारी में है, जिसके विरोध में धमतरी स्टाम्प वेंडर गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। ऐसे में अब जमीन रजिस्ट्री सहित अन्य कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। स्टाम्प वेंडरों ने कहा कि वे लोग स्थानीय पंजीयन कार्यालय और पंजीयक कार्यालय धमतरी में वर्षों से दस्तावेज लेखन और स्टाम्प विक्रय का कार्य कर रहे हैं। इसी से ही वह घर चलाते हैं। शासन अब पेपरलेस और कैशलेस रजिस्ट्री कराने की तैयारी में है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का पंजीयन कर सकेगा। इसके लिए उसके दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, जिससे कि सभी स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक बेरोजगार हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लाए तो सही, उसको देखेंगे क्या है, कैसा है, उसमें कितना हित है, वो जम्मू में कितना फायदा हुआ लोगों को, एक वो जो धारा हटाई थी उसका कितना फायदा हुआ, उसका भी आकलन करेंगे और इसका भी आकलन करेंगे कि कितना फायदा। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए, महंगाई से ध्यान मोड़ने के लिए, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से ध्यान मोड़ने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार है उससे ध्यान मोड़ने के लिए, ये सब चीजें, इन सब समस्याओं से ध्यान मोड़ने के लिए, हकीकत से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार के सगुफे लाती है। और वो लाएं और उसके बाद हम भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या है। सरकार, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। क्या यूसीसी लाने से प्रत्येक हमारे युवा को रोजगार मिल जाएगा? जो आज बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या यूसीसी लाने से जो इलाज के लिए पौड़ी में हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या वो इलाज हो जाएगा? सरकार इसको बताएगी ना। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने युवा समाज सेवक दीपक जैन के जन्मदिन पर रक्तदान करके इसे खास बना दिया। कलेक्टर ने कहा कि ब्लड देना और मरीज को बचाना हमारा कर्तव्य है। दीपक जैन हर तीसरे माह रक्तदान करते हैं और उन्होंने कलेक्टर के साथ मिलकर भी रक्तदान किया। ये दिन दमोह वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है, जब जिले की मुखिया ने खुद रक्तदान कर एक मिसाल पेश की है। अमित शाह जी का जन्मदिन है और आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आज हमने इसकी शुरुआत मसूरी हॉस्पिटल में यहाँ के मरीजों को फल वितरित करके की है। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया जाएगा। बता दें कि 26 अक्टूबर से ट्रायल किया जाएगा और पदक विजेताओं को नगद राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस मामले में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है और अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया जाएगा। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में, उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी, अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा और वो कैंप जो है उन बच्चों का रहेगा जिन्होंने स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आए हैं उन बच्चों के लिए जो है एक पहला कैंप 26 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे कि उत्तरांचल ओलंपिक संघ स्टार्ट करेगा। वहीं मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश शुल्क लेने के मामले में एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने इस मामले पर संज्ञान लिया और स्थानीय लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश भी दिया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि एक निजी कंपनी अवैध रूप से नगर पालिका के अधीन आने वाले रास्तों पर प्रवेश शुल्क वसूल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं एसडीएम ने सभी पक्षों की सुनवाई कर रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है।
आते थे यहाँ पहाड़ का आदमी कोई फूड वैन कोई स्टॉल लगाते थे, काम करते थे, कैंपिंग के काम होते थे। टूरिज्म ने गलत तरीके से टेंडर करके ये जमीन किसी पार्टी को दे दी और उनको भी गुमराह कर दिया कि ये सब पूरी जमीन हमारी है। यहाँ कम से कम 30 से 40 लोगों की जमीनें हैं, गाँव हैं, पगडंडियाँ हैं जो पिछले 200 साल से चल रही है। बट इन्होंने वहाँ बैरियर लगा दिया है, पूरे रास्ते में गेट लगा दिए हैं और वहाँ किसी को, जो इससे पहले एसडीएम साहब थे, उन्होंने कहा यहाँ पर कोई भी कमर्शियल काम नहीं कर सकता। तो ये समस्या यहाँ पे काफी जेन्युइन है। लोगों का ऐसा कहना है कि इनको कहीं ना कहीं रास्ते से अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है। तो इसी संबंध में इनकी समस्याओं को सुना गया है और इस पे एक प्रॉपर जांच करा करके देखेंगे कि इनको इस प्रकार की असुविधा ना हो। इसको जल्द से जल्द किया जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि मसूरी में हमारे और भी काम चल रहे हैं, तो इसको प्राथमिकता से लेते हुए इसकी जल्द सुनवाई की जाएगी। और चमोली के उर्गम घाटी में साहसिक ट्रैकिंग को बढ़ावा देने और बुग्यालों का संरक्षण करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में 26 युवा युवतियों ने भाग लिया और यह पूरी यात्रा उन्होंने 5 दिनों में पूरी की। युवाओं का दल 17,500 फीट ऊंची चोटियों को पार कर देवग्राम से नंदी कुंड तक पहुंचा। यह नंदा के मंदिर में पूजा अर्चना कर दल वापस लौट आया। मैं देवाड़ ब्लॉक की रहने वाली हूँ और हम नंदीकुंड ट्रैक में आए हैं और मुझे यहाँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। मुझे कुछ नया था। ये ट्रैक मैंने इससे पहले भी करे हैं पर मुझे यहाँ काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिला। हमने बहुत कुछ देखे, पहाड़ वगैरह और भ्रमकमल, फेन कमल, काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिला। और हमारे साथ जो भी सर लोग थे, जितने भी हमारे गाइड थे, हमें बहुत कुछ उन्होंने सिखाया और बताया कि हमें ट्रैक में कैसे रहना है, क्या करना है। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और मेरे हिसाब से हर किसी को एक बार नंदीकुंड का ट्रैक जरूर करना चाहिए और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दीपावली से ठीक पहले अल्मोड़ा पुलिस ने 128 लोगों के गुम हुए मोबाइल वापस कर उन्हें चेहरे पर उनकी खुशी लौटा दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीछवा के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने इन मोबाइलों को बरामद किया। पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा में आयोजित एक समारोह में एसएसपी देवेंद्र पीछवा ने सभी मोबाइल स्वामियों को उनके फोन सुपुर्द कर दिए। हाँ, देखिए ये जो अभी पिछली बार जब हमने दिए थे उससे लेके तब तक के बीच में लगभग 126 मोबाइल हमारे मोबाइल रिकवरी टीम ने अब तक बरामद किए हैं, जिसमें से आज लगभग 56 मोबाइल हम लोगों ने यहाँ देने के लिए रखे थे। बाकी मोबाइल हमने जो अलग अलग थानों वहाँ पर भेजे, थानों के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। आज 11 जो व्यक्ति जिनके मोबाइल खोए थे उनको मेरे द्वारा उनको हैंडओवर भी किया गया था। ये जो मोबाइल बरामद हुए हैं इनकी कीमत लगभग 25 से 26 लाख के बीच में है। देहरादून में छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव कर चुनाव बहाल करने की मांग की। बड़ी संख्या में छात्र वहां पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। एनएसयूआई ने कहा कि उनकी लंबे समय से मांग चली आ रही है और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन भी करेंगे। देखिए, हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हिमांशु रावत जी के नेतृत्व में देहरादून के छात्रों ने, एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द छात्र चुनाव कराए जाए। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के छात्र छात्राओं ने छात्र संघ चुनाव में हो रही देरी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा कैंपस में छात्र छात्राएं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक चढ़ गई और जोरदार नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ नारे लगाए और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग भी की। छात्रों ने टॉप फ्लोर पर चढ़कर अपना विरोध जताना शुरू किया तो विश्वविद्यालय में माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति को काबू में रखने के लिए पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। एक्चुअली ये विद्यार्थियों की हमारे परिसर में काफ़ी दिनों से एक मूवमेंट चल रहा है और आज वो ज़्यादा उग्र देखने को मिल रहा है कि वही डेट से संबंधित उनकी मांग है और जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर तय नहीं किया जा सकता और शासन स्तर पर इस पर कुछ चर्चाएं चल रही होंगी। निश्चित रूप से जैसे ही वो डेट आती है तो हम लोग इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपने चेहरे पर हजारों के नामों की घोषणा होने पर खुश होने वाले बदमाशों के लिए उधम सिंह नगर जनपद के एसएसपी ने करीब एक तरकीब निकाली।
अब बदमाशों पर हजारों नहीं मामूली राशि का नाम रखकर उनकी हैसियत जनता को बताई जाएगी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जाफरपुर में हुई फायरिंग मामले में शुरुआत करते हुए फरार 3 आरोपियों पर 5-5 रुपए का नाम रखा, जो प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपराधियों को सबक सिखाने के लिए यह नया फॉर्मूला लागू किया गया है। सूचना हमें प्राप्त हुई कि वो इनाम की राशि जितनी घोषित की गई है उसमें बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं और वो बताते हैं कि मेरे ऊपर तो इतने रुपए का इनाम है। ऐसे कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया जिनको पूर्व में भी मुकदमे रहे हैं और अभी एक रुद्रपुर के पास जाफरपुर एक जगह है जहां पर गोलीकांड में भी वो लोग शामिल रहे हैं, जिसकी वीडियो फुटेज भी हम लोगों के पास आई और आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। उनमें कुछ अपराधी ऐसे हैं जो आदतन अपराधी हैं और उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, यूपी के और उत्तराखंड के भी। उन लोगों को चिन्हित किया गया और आज उन पर 5-5 रुपए के इनाम की घोषणा की है और उनको उनकी स्तर क्या है, उनका समाज में स्तर, वो किस प्रकार के अपराधी हैं, उन स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको समझाते हुए कि उनकी औकात 5 रुपए के बराबर है और उनकी इनाम की घोषणा आज की गई है। सूचना हमें प्राप्त। विरासत महोत्सव 2024 के 7वें दिन की शुरुआत सर्वप्रथम सुबह स्कूली छात्राओं की शानदार सांस्कृतिक डांस और नृत्य के साथ हुई। छात्राओं की सांस्कृतिक साधना में दी गई आकर्षक और शानदार मनमोहक प्रस्तुति ने श्रोताओं का दिल जीत लिया और इसके साथ साथ देश के अलग अलग कोने के व्यंजन भी लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित कर रहे थे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड के अलग अलग व्यंजन विरासत में परोसे जा रहे हैं। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन दर्ज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर ही जद्दोजहद चल रही है। इसी को लेकर भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने नाम का पैनल बनाकर केंद्र को भेज दिया है और केंद्र उस पर चिंतन मंथन कर रहा है। उसके बाद एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा में कोई पैंच नहीं फंसा है, अभी नामांकन 1 सप्ताह तक चलेगा, उसके पहले पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी 1 सप्ताह है, तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से दावेदारों की एक लंबी सूची पार्टियों को मिली है और इसी के चलते उत्तराखंड कांग्रेस को भी केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ने के लिए कई दावेदारों ने पत्र लिख दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी को 12 से 13 लोगों के आवेदन मिले हैं और केदारनाथ में 3 अलग अलग सर्वे कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी जा रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई हैं, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा, चूंकि बीजेपी भी अभी अपने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि ग्राम विकास मंत्री ने रिक्त पदों पर नियुक्ति और योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। साथ ही परिषद के किए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र से मिलने वाले वित्तीय सहायता का सही उपयोग हो। ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है।
इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निश्चित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए ताकि ये काम शीघ्र हो सके। समीक्षा में ये पाए उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। 3 श्रेणी में जो बच्चे और युवा बेहतर स्लोगन देंगे उन्हें 14 नवंबर को बाल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने युवा कल्याण, खेल और शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अंडर 18, 23, 29 जो कि युवा है, इनका एक समावेश बनाकर बेहतरीन स्लोगन व किसी प्रकार की रचना को विभाग को देंगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नेशनल गेम जो कि प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग हम लोग नेशनल गेम के लिए कुछ बेहतरीन स्लोगन, ये अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं जो 8 से लेके 14 वर्ष के हैं, वे बच्चे जो 14 से लेके 23 वर्ष के हैं और वे बच्चे जो 23 से लेके 29 वर्ष तक के बच्चे हैं या युवा हैं, उन सब का समावेश करते हुए नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो बेहतरीन स्लोगन देंगे, जो बेहतरीन किसी प्रकार की रचना जो है विभाग को देने का काम करेंगे और उनके बीच में से भी बेहतरीन स्लोगन का सिलेक्शन होगा जो नेशनल गेम के अकॉर्डिंग होगा और उनको हम लोग आने वाले समय में 14 नवंबर को ही जो है हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे। देहरादून के शिक्षा निदेशालय में उत्तराखंड के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि बैठक में क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई और जीर्ण शीर्ण स्थिति वाले विद्यालयों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लस्टर स्कूल आसपास के स्कूलों के हब का काम करेंगे, जिसमें आवागमन के लिए वाहनों की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके लिए सभी जनपदों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं उनके संबंध में भी चर्चा की गई और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहाँ तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है, तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आसपास के विद्यालय हैं उनके हब के रूप में जो है वो उन विद्यालयों में जो है छात्रों को बुलाया जाएगा और छात्रों को वहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। तो उस पर चर्चा हुई है। कुछ जनपदों से प्रस्ताव आ गए हैं, बाकी जनपदों से अपेक्षित हैं। तो जैसे ही बाकी जनपदों से प्रस्ताव आते हैं, इसमें एक शासन स्तर पर बैठक करी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुड़की के एक निजी होटल में रुड़की केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी गढ़वाल मंडल सुधीर कुमार और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती भी मौजूद रहीं। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपने संबोधन में उन लोगों को सख्त चेतावनी दी कि जो कि लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे हैं। और ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी गढ़वाल मंडल सुधीर कुमार ने भी सभी दवा विक्रेताओं से कहा कि सभी दवाई विक्रेताओं को कानून के अनुरूप काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने मेडिकल स्टोर में केवल प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की ही बिक्री करें। वैसे तो हमारी संस्था का हर मेंबर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, जैसे कि ड्रग अथॉरिटी हमको गाइडलाइंस भेजती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग जो रूलिंग ड्रग अथॉरिटी की है वही हम लोग डिस्प्ले करते हैं, वही हम लोग बताते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर महोदया हमारे बीच में है, उनका धन्यवाद पहले मैं करना चाहूँगा। इस तरह की बैठक होने से जो है केमिस्ट को पता चलता है कि नियमों में क्या चेंज हो रहा है और उनको कैसे अपनी दुकान मेंटेन करनी है और कैसे उन्हें जो पेशेंट है उनको अच्छी दवाइयाँ, अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ उनको उपलब्ध करानी है और उनको ये समझाना है कि ये दवाइयाँ आपको कैसे खानी है और किस किस समय खानी है और अपने घर में आपको उनको कैसे स्टोर करना है, क्योंकि कंपनी तो प्रॉपर स्टोरेज करती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु का स्वागत करता हूं रुड़की केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की इस सभा में। जितने हमारे मीडिया बंधु आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं।
जैसे कि आपने प्रिंस भाई पूछा मेरे से कि मैडम के जो इंस्ट्रक्शन है या मैडम का दिशा निर्देश है, उसको देखते हुए रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा सदैव हमेशा के लिए डिपार्टमेंट का सहयोगी रहता है। आज केमिस्ट एसोसिएशन रुड़की हरिद्वार की मेरे द्वारा बैठक ली गई है, क्योंकि लगातार फील्ड में जो है विजिट करने के बाद मुझे तो देखने को मिला है कि लोगों द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स होते हैं कि दवाइयों का स्टोरेज कैसे करना है, दवाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे लोगों को जो है उचित व्यवस्थाएं देनी है, उस चीज से थोड़ा सा वो अनजान थे। तो आज यहाँ पर सभी लोगों को जो है एक साथ बुलाकर और एक साथ मीटिंग करते हुए मैंने इन्हें समझाया कि दवाइयों की जो स्टोरेज होती है वो बहुत जरूरी होती है। जितने भी मरीज हैं उन तक दवाइयां अच्छी पहुंचनी चाहिए। ड्रग्स विभाग और रुड़की केमिस्ट एवं ड्रग्स एसोसिएशन की एक बैठक भी हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल संचालक दवाइयों की गुणवत्ता का खास तौर पर ध्यान रखें ताकि शहर वासियों को सही दवाइयां मिल सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर पर साफ सफाई और दवाइयों के रखरखाव पर मेडिकल स्टोर संचालक खास तौर पर ध्यान रखें। ग्रामीणों द्वारा 15 सितंबर के पहले बीज की डिमांड की जा रही थी, तो चूंकि बरसात के बाद 15 सितंबर के बाद ही बीज लगना शुरू होता सितंबर के लास्ट में, तो अब हमारे पास एक 10 दिन पहले लगभग सभी सेंटरों में सब्जी बीज जो है पहुंच चुके हैं। लहसुन और आलू के बीज का अभी टेंडर फाइनल हो गए हैं और दोनों की डिमांड भेज दी गई है और दिवाली के पहले आलू और लहसुन दोनों बीज उपलब्ध हो जाए। ग्रामीणों द्वारा न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।